बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MTH 101 का अनदर फ़ाइल जो है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम एक फ़ाइल को जो है फ़ाइनल की फ़ाइल को जो है उनके क्वेश्चंस को जो है ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। हम इसका दूसरा पार्ट जो है आज दूसरी फ़ाइल जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये MCQs आपके कंसेप्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी में मोस्टली जो है आपके क्विज़ पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलें एक और जो है फ़ाइल आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार कर दी जाए। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में वो लिखता है कि इफ़ एफ इज़ अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एट अ स्टेशनरी पॉइंट एक्स नॉट एंड एफ डबल प्राइम एक्स नॉट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। जी, यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। देखें, हमने मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर डबल डेरिवेटिव लेने के बाद अगर हम उसमें पॉइंट पुट करें और अगर वो पॉइंट नेगेटिव का आंसर शो कर रहा है तो वो मैक्सिमम होता है। अगर वहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम आता है। तो ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव में हम किस फंक्शन को मिनिमम ही बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है डबल प्राइम तो वो मिनिमम, अगर लेस दैन आता डबल प्राइम में तो वो मैक्सिमम होना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वही क्वेश्चन है, सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल प्राइम में एक्स नॉट यानी डबल प्राइम में वैल्यू पुट करने के बाद क्या आंसर है। एक्स नॉट का मीन क्या है कि आपने डबल प्राइम में एक्स नॉट क्या होता है आपका, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होता है जो आप पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो रखते हुए वैल्यू निकालते हैं। तो देखें, इसमें लेस देन आ रहा है उसका आंसर, यानी कि ये नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है तो आपका आंसर मैक्सिमा शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, कि साइन 2x/x। तो इसको सॉल्व करें। ठीक है, मैंने वीडियो भी जो है अपलोड की है, उसमें मैंने इसको सॉल्व करके बताया भी है कि ये सैंडविच थ्योरम से ही नेक्स्ट आगे चलते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि देखें इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से फॉलो करते हैं कि आपके पास अगर साइन 2x है, बटे में कुछ भी नहीं है, तो आपने बटे में 2 डिवाइड भी कर दिया और मल्टीपल भी कर दिया। और जब भी साइन फंक्शन के साथ जो एंगल हो वही उसका बटा हो और लिमिट उसे ज़ीरो भी कर रही हो तो वह सारा इक्वल टू 1 के बराबर हो जाता है। और 2 × 1 तो वो आपका आंसर 2 ही रह जाता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से कंसेप्ट ले लेना है इनका। ठीक है, तो मैं बल्कि यहाँ पर जो है वो लिख भी देता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह से हो कि लिमिट जो है साइन x/x और x अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी जो एंगल में हो साइन के वही उसका बटा हो और लिमिट x अप्रोचेस टू से ज़ीरो कर रही हो, तो ये इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के। तो अनदर क्वेश्चन में हमारे पास है कि log x/1/x, इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 1, पॉजिटिव साइड का मतलब है राइट साइड से। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है हमें। तो आंसर हम कैसे बताएंगे, देखें सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करते हैं log ज़ीरो इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटी के। ठीक है, और इसका अगर बटा करेंगे ज़ीरो तो वो भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये हमारे पास जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा सोल्यूशन। लेकिन हमें इनमें से आंसर बताना है। कैसे आंसर को फिर फाइंड कैसे करते होते थे, या तो आपको अपने एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक कुछ क्वेश्चन भी किए होंगे। तो उसमें ये होता है कि आप अपर का डेरिवेटिव लें जब भी आपके पास 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो। देन आपने क्या करना होता है, अपने एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ऊपर वाली टर्म का अलग से डेरिवेटिव, नीचे वाली टर्म का अलग से डेरिवेटिव। तो log x का हमारे पास 1/x होता है, 1/x का हमारे पास होता है -1/x का स्क्वायर। एक x इस एक x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो बटे का x बचेगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो -x/1 रह जाएगा। x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो 0 ओवर कुछ भी हो तो वो इक्वल टू 0 ही होता है, लिहाजा 0 इसका फाइनल आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में चले जाते हैं जी। tan x का डेरिवेटिव लेना है। तो ये तो आइडेंटिटीज़ हैं, आप लोगों को याद करना होगा कि tan x का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंड का स्केयर होता है। ठीक है, जिस तरह फिर साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। ये आपको आइडेंटिटीज याद रखना पड़ेगी। कोसिकन स्केयर जो है वो कॉट का होता है। तो इस तरह मतलब आपको आइडेंटिटीज़ जो हैं ये याद करना पड़ेंगी, 6 जो होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास कहता है कि इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 4 हो देन डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या होगा। तो उसने यहाँ पे जो आंसर लिखा है हम चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं है। तो देखें, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 है अगर, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 में हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल कैसे होता है कि एक्स को छोड़ देंगे, वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, प्लस चूँकि प्रोडक्ट में प्लस आता है, एंड वाई को छोड़ देंगे, एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 है, और 4 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब हमने तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को लिखूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास, वाई उस तरफ जाके नेगेटिव का हो जाएगा और एक्स इसके बटे में आ जाएगा। जो इसका साथ वाला एक्स है ना वो इसके बटे में, तो माइनस का वाई ओवर एक्स आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखें हमारे पास आंसर में जो है मैचिंग नहीं है। उसने वाई का आंसर भी यहाँ पे अगेन पुट किया हुआ है। देखें वाई का आंसर यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आपके जहन में अभी तक तो यहाँ तक समझ आ चुकी है ना आप लोगों को। तो नेक्स्ट वाई का आंसर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कैसे लेता है। अगर आप यहाँ से वाई इज इक्वल टू देखें तो वो बन रहा है 4/x। ऐसे ही ना, एक्स जो वाई के साथ है वो 4 की डिवाइड में चला जाएगा, जहाँ पे वाई है वहाँ 4/x पुट किया जा सकता है। तो माइनस का माइनस रह जाएगा, वाई की जगह पे आ जाएगा 4/x, बटे वाला एक्स जो है एक्स के साथ मिलके एक्स का स्केयर बना देगा, तो -4/x का स्केयर, लिहाजा ये उसका राइट ऑप्शन जो है ठीक लगाया उसने। अनदर क्वेश्चन में हम चलते हैं। कंसीडर अ फंक्शन एच एफ एक्स, ठीक है, और लिखा हुआ है वेयर कांस्टेंट सी। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं फंक्शन से। तो ये तो सिंपल ही है, यहाँ पे सी बाहर आ जाएगा। अनदर में हमारे पास एफ एंड जी एंड दो फंक्शन अगर कहता हो डिफरेंशिएबल अगर उनको करना है तो क्या रोल होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये देखिए उनको ज़रब के फॉर्म में कह रहे हैं ना, तो मैंने अभी उसके ऊपर डेरिवेटिव लिया था एक, मैंने क्या कहा था जी कि पहले फंक्शन को वैसे लिखना है। ठीक है, तो अनदर को आपने डेरिवेटिव लेना होता है, एंड अगेन में आपने जिसका डेरिवेटिव ले चुके हैं उसे वैसे रखना होता है, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया वो डेरिवेटिव लिया जाएगा। ये तो हो नहीं सकता पहला, चूँकि पहला जो है वो डिवाइड का है, राइट। ये उस वक्त होना था जब एफ ओवर जी होता। अनदर वाला ऐसा होता ही नहीं है, प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि उसके दरमियान में उसने नेगेटिव लगा दिए हैं, प्रोडक्ट में हमेशा प्लस होता है। अनदर क्वेश्चन में अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या हो रहा है जी कि अगर हम देखें तो उसने कहा है जी पावर रूल के अकॉर्डिंग, ये फार्मूला उसने लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा है कि एक्स की पावर एन को एन शुरू में और एन की पावर -1, तो होल्ड इफ़ एन इज़ अ रियल नंबर। अब ये रियल में कौन है, इंटीजर भी आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं, तो लिहाजा उसने ऑल ऑफ द अबव लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आ रहा है कि एफ इज़ द डिफरेंशियल फंक्शन इंटरवल एट दैट बाउंडेड भी है x1 और x2 पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है इंटरवल में, अगर तो फंक्शन में पुट करने से दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है जी। तो फंक्शन कभी रॉन्ग नहीं होता, फंक्शन में आंसर पुट करने से अगर दोनों फंक्शन के आंसर बराबर आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है ऐसा उसी वक्त ही पॉसिबल होगा जब दोनों इक्वल होंगे, x1 और x2 जो हैं दोनों इक्वल होंगे, तो तभी फंक्शन उनके आंसर्स को इक्वल लेके आएगा। और इक्वल कैसे हो सकते हैं, जब वो दोनों को कांस्टेंट नंबर होंगे तो। ठीक है, तो इसके अलावा उसने नेक्स्ट में कहा है कि इफ़ डबल प्राइम एक्स जो है इज़ लेस दैन 0। ठीक है, ऑन इंटरवल एट विच द स्टेटमेंट। अच्छा ये देखें मैक्सिमा और मिनिमा का केस नहीं है, यहाँ पे उसने ओपन इंटरवल में कहा है जस्ट कि स्टेटमेंट अगर तो मैक्सिमा और मिनिमा का केस होता तो देन तो ये 0 से छोटा है यानी कि मैक्सिमम होना था। जब हम इसे कनकेव अप या कनकेव डाउन के हिसाब से देखेंगे तो चूँकि ये लेस है तो ये डाउन होगा, अगर ये ग्रेटर होता तो हमने यहाँ पे क्या कहना था, अप कहना था।
अनदर क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है जी कि एफ ऑफ एक्स के डेल एक्स के यहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है। याद हो आपको लेक्चर नंबर आपका आई थिंक जो है 29 था, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बताया था मैंने कि हम जब भी जो है किसी सॉल्व की इंटीग्रल बनाते हैं तो हम उसके रेक्टेंगल बना रहे होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल जो हैं उनका सम किया जाता है। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल होती हैं, जैसा कि ये है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल जो हैं उनका सम करते हैं। अनदर हमारे पास होता है कि इफ़ एफ इज़ द कॉन्टीन्यूस फंक्शन सच दैट, अगर हमारे पास अपर लिमिट यानी कि राइट साइड का उसने कहा है पॉजिटिव इनफिनिटी आ रहा है, और जो है फंक्शन कंटिन्यूस होगा सच दैट एफ एफ एज माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी। जी, एक तरफ वो क्या कर रहा है जी कि फंक्शन पुट करने से इन्फिनिटी जो है पॉजिटिव का आ रहा है। अनदर में उसने पुट किया है देन फंक्शन इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड, तो यहाँ पे देखें उसने थोड़ी सी मिस्टेक की है, एक तरफ उसे पॉजिटिव लिखना था, एक तरफ उसे नेगेटिव लिखना था। देन हम कहेंगे यहाँ पे कि फंक्शन इज़ बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्योंकि दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट होना ज़रूरी होती हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें एक्स स्क्वायर ओवर 2 है, डी एक्स है 2 टू टी है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिमिट लेने से इंटीग्रेशन करने से एक्स की पावर 3 बन जाएगा, और एक्स की 3 में अगर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वैल्यूज़ कौन सी है हमारे पास, यानी कि हमारी लिमिट है। तो लिमिट हमारे पास जो है वो है अपर लिमिट में टी है, नीचे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो शो नहीं ना होगा, फंक्शन एज अ टी में ही शो होगा। उसकी वजह ये है कि देखें जब एक्स की पावर हमारे पास 3 शो हो जाएगी ओवर 3 हो जाएगा, तो जब हमने अपर लिमिट पुट करना है तो एक तो टी की 3 ओवर 3 हो जाएगा, साथ में कोई कांस्टेंट होगा, तो फंक्शन सारे का सारा इन दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी में चला जाएगा। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो वही डेरिवेटिव का हिसाब है, कांस्टेंट ने बाहर आ जाना है, ये तो सिंपल ही है। सिग्मा रोटेशन इज़ रिप्रेजेंटेड द ग्रेट लेटर, हाँ जी, सिग्मा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चैप्टर लेक्चर नंबर 27 है, उसमें हमने देखा था कि सिग्मा को हम जो है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट है कि इन द फॉलोइंग फिगर द एरिया बाउंडेड बिलो, तो बाउंडेड बिलो की बात करें तो वाई एक्स का स्केयर नज़र आ रहा है आपको, अगर अबव होता, ठीक है, बाउंडेड एरिया की अगर हम बात करें अबव था, तो वो हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 था। तो यहाँ पे उसने एरिया बाउंडेड ऑन द साइड्स ऑफ द लाइन, हाँ जी, साइड ऑफ द लाइन कहा है उसने। तो साइड ऑफ द लाइंस क्या होगा, देखें साइड ऑफ द लाइंस क्या क्या मतलब है। साइड ऑफ द लाइंस आपके पास बाउंडेड रीजन भी होती हैं, ठीक है, इंटरवल भी होते हैं, जिसमें आपने क्या करना होता है, आपके पास जो वाई की वैल्यू दोनों दी हुई हैं, यानी कि एक्स का स्क्वायर और एक्स प्लस 6, ये दोनों वाई की वैल्यू हैं, आपने दोनों को इक्वल रखना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, यहाँ से एक्स के दो आंसर निकलेंगे, और वो दोनों ही आंसर आपके उसके बाउंडेड एरिया हैं, ठीक है, यानी कि साइड्स इस पॉइंट पर बाउंडेड है। अनदर में वो कहता है जी कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द फॉलोइंग फिगर, हाँ जी, एरिया फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पे क्या होता था जी कि एफ ऑफ एक्स, अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास जो है क्या होता था रीजन में कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और इसका इंटरवल। तो ये आपका लेक्चर नंबर आई थिंक जो है 30 है शायद, इसमें हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स जो है ये होता था हमारे पास एरिया रीजन का, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी थे हमारे पास, जिसमें हमने स्फेरिकल या शेल्स के इस तरह के जो हैं एरिया निकाले थे, उनका भी अभी क्वेश्चन आ जाएंगे नीचे, हम उनको भी देख लेंगे फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अप्रॉक्सीमेटली एरिया अंडर द कर्व। तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन ही है 3x का, और इंटरवल 2/3, तो सब इंटरवल ये दिए हुए हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो आंसर किस तरह से लेके आता है, तो आप जो है वो सिंपल ही फार्मूले को ध्यान में रखें कि आपके पास अगर 3x प्लस 1 है तो इंटीग्रेट कर दें आप इसको, 3 जो है इसके साथ x प्लस 1 जो है, ठीक है, x प्लस 1 है, और लिमिट जो है वो 2 से 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चले मैं कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए x का क्या बन जाएगा स्क्वायर ओवर 2, और 1 का क्या बन जाएगा x। अब इसमें लिमिट पुट करके देखता हूँ 2 और 4 के हिसाब से जी। 4 पुट करूँगा तो 4 का 16, 16 3 48, 48 को 2 पे डिवाइड करूँगा 24,
24 में 4 ऐड करूँगा तो 28, यानी कि अपर लिमिट जो 4 है वो पुट करने से मेरे पास कितना आ रहा है 28। फिर आता है माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में देख लेते हैं क्या बनता है। 2 2 4, 4 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास 12, 12 से 2 डिवाइड करेंगे तो 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, तो 28 में से 8 निकाल देंगे 20, तो बिल्कुल आपका वही आंसर है 20। ठीक है, जस्ट मैंने इंटीग्रेट किया है और अपर और लिमिट पुट लोअर लिमिट पुट कर दी है। सेम क्वेश्चन वही आ चुका है, लिमिट चेंज हो चुकी है, जस्ट 0 to 2 हो चुकी है और फंक्शन भी चेंज हो चुका है 2x+3। आपने सेम उसी तरह से इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करने के बाद आपने इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाता है कि इफ़ x ग्रेटर दैन 0 है देन dy/dx log x। सिंपल सी बात है, लॉगरिथम का फंक्शन का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो उसे 1/x कर देंगे। ठीक है, लॉगरिथम का जब भी लेते हैं डेरिवेटिव तो उसे 1/, लिख दिया जाता है, तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास है जी कि एफ एंड जी आर इंटीग्रेशन फंक्शन है ऑन अ कांस्टेंट सी है। देन हमारे पास क्या होगा, तो फिर वही बात है, जब भी कांस्टेंट चीज़ आती है तो कांस्टेंट को हमेशा हम बाहर निकाल लेते हैं, या तो ब्रैकेट लगा के ओवरऑल कॉमन कर लें या फिर दोनों से ही अलग अलग जब लेंगे, एफ़ की इंटीग्रेशन जी की इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट चीज़ जो होती है वो इंटीग्रेशन से हमेशा पहले ही आ जाती है। ये क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। इफ़ एफ इज़ द कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन ए और बी, ठीक है, और जो क्लोज ब्रैकेट में है, एंड देन एफ एक्स जो है वो ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल एक्स ए और बी, देन विच द फॉलोइंग गिवन एरिया अंडर द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो पूछा उसने जो ये है कि हमारे पास सिग्मा एक्स के एफ ऑफ एक्स के वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ सब डिवाइडर, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग एरिया अंडर द कर्व। हाँ जी, तो इसमें हमने फंक्शन मैंने आपको भी बताया था, जो आपके पास पीछे एमसी को स्कोर के गए थे, उन्होंने उसमें इंटरवल भी दिया था और उन्होंने फार्मूला भी ये वाला गिवन दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि सिंपल आप जस्ट उसकी इंटीग्रेशन करें तो आपको एरिया मिलता है, तो यही उसने यहाँ पे दिया है कि इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऑप्शन सूट करता है बाकी तमाम ऑप्शन से, कि हम जस्ट जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटरवल को नहीं देखा है। इंटरवल आपका dx बन जाता होता है और लिमिट आपके इंटरवल बन जाते होते हैं। तो इससे इसका रिलेटेड तो मैंने ऊपर क्वेश्चन भी कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, अनदर क्वेश्चन हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट इनक्लोज बिटवीन जी दो y के फंक्शन दिए हुए हैं और सिलेंड्रिकल शेल का फार्मूला आपको पता है, जब भी कोई चीज़ शेल की फॉर्म में आती है तो उसमें पाई का आना लाजमी है, पहली बात तो कन्फर्म है ना। तो पाई देख लें, हाँ जी, इसमें पाई नहीं आ रहा था, ये तो कन्फर्म था ना कि ये होना ही नहीं था। अब पाई एक्स दोनों साइडें आनी है, एक्स में हमारे पास क्या है, एक तो एक्स, दूसरा 2x, उसने लिखा जी 3x माइनस 2x जी। तो चेंज इन फंक्शन और एक्स फंक्शन, बिल्कुल आपका ऑप्शन जो है वो ए ही बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाले में देख लेते हैं जी, इसमें उसने 2 पाई इसके साथ फंक्शन एक्स नहीं दिया हुआ एंड इसके साथ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो नीचे वालों में तो वैसे ही लिमिट ही गलत दी हुई है ना उसने, तो यहाँ से लिमिट जो है 0 से π/2 कैसे निकालनी है, आप इनको लिमिट भी निकाल सकते हैं इक्वल टू 0 रखते हुए यहाँ से। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, चलें कि लिमिट किस तरह से निकालते हैं, कि इसमें दोनों के आंसर जो y के हैं आपने इक्वल रख लेने हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये लिमिट कैसे आती है। तो y ये है तो 3x, ठीक है, 3x इज़ इक्वल टू 2x का स्क्वायर। अब इधर भी x है इधर भी x है, तो यानी x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ से x अगर हम लेंगे तो यहाँ फिर ऐसा कर लें कि कॉमन लेने से मुश्किल हो जाएगा आपको समझना, कि 3x माइनस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने इसको इधर आके नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास बचेगा 3 माइनस 2x। अब x इज़ इक्वल, इसको सारे को हमने 0 के बराबर रखना होता है। देन हमें पता है कि x इज़ इक्वल टू 0 एक फॉर्म बनेगी, x का आंसर तो 0 बन जाएगा। दूसरा हमारे पास 3 माइनस 2x, तो माइनस 2x उधर आके पॉजिटिव का और फिर 2 3 के बटे में, तो 3/2। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, इफ हमारे पास स्मूथ फंक्शन हो, व्हाट विल बी द आर्क लेंथ ऑफ एल एंड कर्व वाई एफ ऑफ एक्स ए टू बी।
जी, तो आर्क लेंथ का फार्मूला अगर आपको याद हो 1+f(x) का स्क्वायर होता था जी एक्स इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो पहले वाले में स्क्वायर नहीं है, दूसरे वाले में स्क्वायर है और वो ठीक लगाया हुआ है, बाकी किसी में भी स्क्वायर नहीं था। तो ये आर्क लेंथ का फार्मूला आपने याद रखना है कि फंक्शन पे स्क्वायर आता है और दरमियान में प्लस आता है, ठीक है जी। तो अनदर क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ एफ इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए व बी बट डज नॉट हैव अ लिमिट फ्रॉम द राइट देन ए व बी। तो अब ये देखें इसमें कौन सा कंसेप्ट है आपके पास, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एल अप्रोचेस टू ए और 1 to b। अब देखें उसने लिमिट अप्रोच टू ए का हुआ है और उधर से हमारे पास एल टू बी कह के एफ ऑफ एक्स डी एक्स कह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर है, क्योंकि बी से ही स्टार्ट उसने, ए से ही स्टार्ट उसने नहीं लिया, सही है ना। तो डज नॉट लिमिट, ठीक है, टू द राइट है, वो इसकी वजह यही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर हुआ है, प्रॉपर नहीं हुआ फिर यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि an+1 सीक्वेंस बटा an, कहता है अगर हमारे पास एक रेशो की हो सक्सेसिव टर्म तो ये कौन सी होगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जब आप इसमें ये जो n+1 वाली टर्म होगी, ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट टर्म को कहते हैं, अगली टर्म होगी यहाँ पे, ये बड़ी होगी और ये आंसर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो और कह रहा है जी इनका जो आंसर है इन दोनों की रेशो का वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा है, यानी अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा है हर आने वाली टर्म में आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो ये फॉर्म कुछ इस तरह से बन रही है a1, ठीक है। उसके बाद आंसर जो a2 आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, फिर उसके बाद आंसर जो आ रहा है वो a3, वो आंसर बड़ा आ रहा है, यानी कि रेशो जो है ग्रेटर नंबर क्रिएट करती जा रही है और सीक्वेंस आपके पास इंक्रीजिंग की आ रही है, ठीक है। उसने यहाँ पे अगर इसके साथ 1 के साथ यहाँ पे ग्रेटर का इक्वल भी लगा लेता ना, तो फिर हमने नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग को देखना था। अब चूँकि कंडीशन स्ट्रिक्टली है, सिर्फ ग्रेटर है साथ इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये जस्ट इंक्रीजिंग ही होगा। अनदर में वो कह रहा है जी लेस हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है अब ये डिक्रीजिंग है, ऐसे ना इसके इंटरवल का आंसर जो है वो लेस है, तो लिहाजा ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है जी 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाय जो है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। तो इंटीग्रेशन में दिया गया है, तो कहता है जी कि सब्स्टिट्यूशन से करेक्ट है या नहीं है, तो उसने यहाँ पे रॉन्ग लगाया हुआ है, तो ये उसने कहा है जी गलत है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए असूल ये होता है कि नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर बनना चाहिए। अब x का क्यूब है सबसे पहले नीचे, तो x के क्यूब का पावर शुरू में पावर से कम, ठीक है ना, पावर शुरू में पावर से कम होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3x का स्क्वायर, लिहाजा ये टर्म तो सेटिस्फाई हो जाती है। उसके बाद 2x का स्क्वायर है तो पावर शुरू में 2 to 4, 4x, ये टर्म भी ठीक है। आगे x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 भी मौजूद है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हम अगर t और dt उसे लिख सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन का करेक्ट है। इसने यहाँ पे रॉन्ग लगाया हुआ है, तो आपने इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर यस आना है, ये सब्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे। अनदर में हमारे पास वो कह रहा है जी कि सिग्मा यू के टर्म है और उसने वैल्यू यहाँ पे रॉ की दी हुई है। भाई जो हमें इस चीज़ का आंसर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है, हमें तो टर्म के बारे में बताता तो हम बताते कन्वर्ज या डिवर्ज है, उसने टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, जस्ट वो कह रहा है कि रॉ इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट में हमारे पास कह रहा है जी कि सिग्मा यू के बिकॉज द सीरीज ऑफ द टर्म दैट द सपोज रॉ इज इक्वल टू, अब उसने टर्म को छेड़ा यहाँ पे अगेन के लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू के की पावर का स्क्वायर रूट जो है के का है और इक्वल टू जो है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि के का जज़र का मीन उसे 1/k लिख सकते हैं। अब ये इफ़ रॉ इज इक्वल टू 1 के किस पे डिपेंड कर सकता है। अब देखें जब फंक्शन उसने यहाँ पे हमें कंडीशन के तौर पे दिया हुआ है तो अब इसमें के की वैल्यू क्यों है ये उसने नहीं बताया हमें, ठीक है, इसके बारे में उसने वैल्यू नहीं दी, फंक्शन दे दिया है, लेकिन इसकी दफ़ा उसने के का आंसर हमें नहीं दिया कि के क्या हो सकता है। अब के की वैल्यू को अगर हम सपोज करें नेगेटिव नंबर के हिसाब से तो कन्वर्ज भी कर सकती है, अगर पॉजिटिव के हिसाब से तो वो सॉरी अगर यहाँ पे चूँकि बटे में है तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, डिवर्ज कन्वर्ज करेगी, अगर नेगेटिव हुआ तो डाइवर्ज करेगी।
लिहाजा इसमें बोथ केस हो सकते हैं, क्योंकि फंक्शन भी गिवन है, मे बी कन्वर्ज और डिवर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने सीरीज़ हमें दे दी है, सारे के सारे मोड में दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो मोड के नंबर दिए हुए हैं उसने क्या दिया है कि कन्वर्ज कर रहे हैं। अगर कहता है कन्वर्ज कर रहे हैं देन विच द, तो जाहिर सी बात है अगर वो कन्वर्ज कर रहे हैं तो ये भी कन्वर्ज करेंगे, ठीक है जी। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है जी नदर सीरीज़ क्वेश्चन जो है यू के लिमिट की अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, मोड के दोनों जो हैं वो दिए हुए हैं। रेशियो में कहता है कि बी अ नॉन ज़ीरो टर्म, सपोज दैट रो इज़ अ पॉजिटिव इन्फिनिटी देन विच द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब देखें हमारे पास जो आंसर है ना उसने ये नहीं बताया कि ये ग्रेटर दैन वन है या ग्रेटर दैन लो जो है वो लेस दैन ज़ीरो है या लेस दैन वन है, इस तरह की उसने कुछ चीज़ भी नहीं बताई। और वो कह रहा है कि वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब भी कुछ चीज़ इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना तो वो डाइवर्ज होता है। कन्वर्ज तब होना था जब हमारे पास कोई कन्फर्म बताता इन्फिनिटी ना होता। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्स माइनस वन, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे इजीली। हिंट मैं दे देता हूँ आपको, एक्स का स्क्वायर ओवर टू माइनस एक्स है, इसमें माइनस वन टू वन पुट करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे वन का स्क्वायर वन, वन बाई टू माइनस वन, तो वन बाई टू माइनस वन पुट करेंगे तो वन बाई टू माइनस वन, तो माइनस थ्री बाई टू से माइनस वन करेंगे तो आई होप आपको कैलकुलेट के बाद ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद कहता है हाउ मैनी क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे पास दो पेयर का होना ज़रूरी है जी, उसने क्वेश्चन नीचे दे दिया है। तो यहाँ से देखें एक एक्स इजिकल टू माइनस थ्री को ज़रूर रखेंगे तो एक्स इजिकल टू थ्री और एक एक्स इजिकल टू टू, तो दो ही क्रिटिकल पॉइंट बनने हैं, उसने करेक्ट लगाया हुआ है यहाँ पे। एनदर में हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है, जो चीज़ें मल्टीपल होती हैं उनको एडिशन में लिखते हैं, जो चीज़ें डिवाइड की फॉर्म में होती हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो चीज़ पावर में होती है उसको फर्स्ट पे लिखा जाता है, ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज़ को आपने याद रखना है। चौथी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही कम पूछी जाती है। मल्टीपल हो रहे थे तो एडिशन है, डिवाइड हो रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर पावर हो तो शुरू में लिखते हैं। ये देखें उसने पावर दी थी इस क्वेश्चन में, तो हमने पावर को लॉग के स्टार्ट में लिख दिया, और लॉग बी ए। अनदर हमारे पास आ जाता है जी कि y इज इक्वल टू दिस दिया हुआ फंक्शन दैट जीरो टू एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग द लेंथ ऑफ द कर्व। हाँ जी, तो लेंथ ऑफ कर्व या लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, आर्क से ही कर्व से ही आर्क बनती है। तो याद हो आपको मैंने कहा था कि फंक्शन का स्केयर वाला होता है, स्केयर वाला यहाँ पे मिल गया आपको। और क्या है यहाँ पे बाकियों में क्या मिस्टेक है, तो लिमिट ज़ीरो टू टू ही होनी है उसने, क्योंकि गिवन हमें कर दी है। दूसरे में तो लिमिट दी नहीं है ना, पहले में लिमिट भी दी हुई थी, तो पहला क्यों गलत हुआ है, वन प्लस जी फार्मूले में वन भी है शामिल, ठीक है, इसलिए ये हमारे पास करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फर्स्ट टू टर्म एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ये टेलर सीरीज़ और मैक्लैरेन सीरीज़ मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, आपने वहाँ से इसका कंसेप्ट ले लेना है, ठीक है। मैक्लैरेन सीरीज़ में आपके पास जो फंक्शन होता है उसको ज़ीरो पुट करते हैं, लेकिन टेलर सीरीज़ में ज़ीरो पुट नहीं करते डेरिवेटिव के, जो फंक्शन गिवन होता है जस्ट उसे ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसने चूँकि फंक्शन में ही ज़ीरो दे दिया है तो लिहाजा ये मैक्लैरेन सीरीज़ के तौर पे ही काम कर सकता है, क्योंकि उसमें एक्स इज इक्वल टू उसने गिवन देता है ना, जो भी दे दे। अब उसने एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो दे दिया है तो आप इसे मैक्लैरेन सीरीज़ के मुताबिक ही कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन हमें वो मिल गई है मैक्लैरेन सीरीज़ की। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं, लॉन्ग पार्ट है इसका, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।